नमस्कार दोस्तों, सक्षम अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे वीकली करंट अफेयर सीरीज है और इस सीरीज में आज हम 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, यानी इस सप्ताह की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, तो उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो उत्तराखंड जो मुक्त विश्वविद्यालय है, यूओयू, तो इसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो जो हमारी ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इसको दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारी ओपन यूनिवर्सिटी और इसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए। तो ये हमारी पहली न्यूज़ है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें तो 2005 में इसे यहाँ पर स्थापित किया गया था। इसके बाद जो अगली हमारी न्यूज़ है कि विश्व दिव्यांग दिवस। तो विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। तो 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया और यह अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। तो इसमें हमारे जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, तो इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिसमें शैक्षिक परीक्षाएं जो दिव्यांगजन हैं, तो जब वो शैक्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए उनको जो न्यूनतम अंकों का प्रतिशत होता है, यानी जो सामान्य 33% होता है, अगर जो शैक्षिक अर्हताएं हैं उनको पास करने के लिए, तो उनको इसमें 5% की छूट दी जाएगी। तो जो दिव्यांगजन हैं तो उनको 5% की इसमें छूट दी जाएगी। दूसरा, दिव्यांगजनों को राज्य स्तरीय दक्षता जो पुरस्कार राशि है, तो उसे बढ़ाकर 5,000 से 8,000 कर दिया गया है। और कृत्रिम अंगों के अनुदान के लिए जो राशि है 3500 से बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है। तो ये सब धामी जी द्वारा घोषणाएं की गई हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, तो इस दिन 32 दिव्यांगों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने 5% छूट देने की, जो शैक्षिक परीक्षाएं हैं तो उसमें छूट देने की घोषणा की है। और साथ ही जो पुरस्कार राशि दी जाती है तो 5,000 से बढ़ाकर 8,000, और कृत्रिम अंग अनुदान के लिए 3500 से 7,000, और राज्य स्तरीय जो दिव्यांग हैं तो 32 दिव्यांगों को पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। इसके बाद पौड़ी में बुखाल मेले का आयोजन हुआ। तो पौड़ी में बुखाल मेले का आयोजन किया जाता है हमारे उत्तराखंड के जो एग्जाम है तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बुखाल मेला पौड़ी में लगता है। और यहाँ जो देवी बुखाल कालिंग का मंदिर है, तो यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ये प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में पहले बकरों व भेड़ों की इसमें बलि दी जाती थी। तो यह जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष है, तो इसमें मेले का आयोजन होता है पौड़ी में बुखाल मेला। और देवी बुखाल कालिंका का मंदिर है, तो यहाँ पर यह मेला लगता है। और यहाँ पर पहले बकरों और भेड़ों की बलि दी जाती थी, यानी बलि प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी। 2014 से यहाँ पर जो ये पशु बलि दी जाती थी, इसको बंद कर दिया गया है। और अब यहाँ पर डोली यात्रा, कलश यात्रा और भव्य पूजा अर्चना हेतु यह मंदिर क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसका जो शुभारंभ हमारे तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, तो उनके द्वारा किया गया है। तो पौड़ी में लगता है बुखाल मेला। हाल ही में इसका आयोजन हुआ यहाँ पर देवी बुखाल कालिंगा के मंदिर में। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू, उत्तराखंड का इनका पहला दौरा है। 2 दिवसीय ये दौरे पर आई हैं। 2 दिवसीय इनका दौरा था और इसमें इन्होंने 2,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, तो कुछ का इन्होंने शिलान्यास किया और कुछ का उद्घाटन किया। तो जिनका लोकार्पण हुआ, तो ये 4.5 मेगावाट काली परियोजना, गंगा 132/33 केवी सब स्टेशन हरिद्वार, इनका लोकार्पण किया गया। और साथ ही शिलान्यास की बात करें तो एसटी व एलटी जो भूमिगत बिजली लाइन नेटवर्क है देहरादून में, तो इसका भी शिलान्यास किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, तो इनका शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। इसके अलावा जो राष्ट्रपति मुर्मू है, तो इनका राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला दौरा है उत्तराखंड का। इसके बाद राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी नैक का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, तो क्षेत्रीय कार्यालय अब उत्तराखंड में खुलेगा। तो उत्तराखंड में इसका क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है। और इसका जो मुख्यालय है तो यह बेंगलुरु में है। और नैक की रैंकिंग में हाल ही में जो नैक द्वारा रैंकिंग जारी की गई थी, तो इसकी नैक की रैंकिंग में केवल हमारे उत्तराखंड के 8 विश्वविद्यालय ही शामिल हो पाए हैं। तो यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के 8 विश्वविद्यालय शामिल हैं। और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वह उत्तराखंड के देहरादून में खुलेगा। इसके बाद अगली न्यूज है कि घरों पर रूफटॉप या सौर ऊर्जा संयंत्र की मंजूरी दी है जम्मू कश्मीर सरकार ने।
तो जम्मू कश्मीर में घरों पर रूपटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी मिली है। और जम्मू कश्मीर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तो ये हैं मनोज सिन्हा। और 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर की बात करें तो 5 अगस्त 2019 को यार जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य था तो इसे विभाजित कर दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इसमें हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। तो ये आप देख रहे होंगे, तो जम्मू कश्मीर में जो गवर्नर है मनोज सिन्हा, तो मनोज सिन्हा द्वारा घरों पर रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके बाद अगली न्यूज है, विजय हजारे ट्रॉफी अभी 2022 में आयोजन किया गया था और इसमें सौराष्ट्र द्वारा विजय हासिल की गई है। विजय टीम है सौराष्ट्र और उप विजेता इसमें रही महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इसमें उप विजेता रहा। और इसका जो प्रारंभ, अगर विजय हजारे ट्रॉफी की बात की जाए तो 2002-03 से इसका प्रारंभ किया गया। और यह जो क्रिकेटर विजय हजारे थे तो उनके नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। और इसका आयोजक है बीसीसीआई। तो बीसीसीआई द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा। और इसका अन्य नाम रणजी वनडे ट्रॉफी भी है। तो हाल ही में जो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 हुई है तो इसमें जो विजेता टीम है तो वह है सौराष्ट्र। इसके बाद हमारे अगली न्यूज है कि द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री को कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री को कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। और यह जो पुस्तक है तो इसके लेखक हैं शेखर पाठक। तो शेखर पाठक इसके लेखक हैं, शेखर पाठक इसके राइटर हैं। और उनकी यह पुस्तक को एनआईएफ बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। और इसमें जो उत्तराखंड में 1974 के दौरान जो चिपको आंदोलन चलाया गया था तो उससे संबंधित यह पुस्तक है। और इस पुरस्कार की बात करें तो किसी भी देश के लेखक द्वारा आधुनिक और समकालीन भारत पर जो उत्कृष्ट साहित्य लेख हैं तो उसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसमें हमारा ये चिपको मूवमेंट प्रमुख रहा है। तो इसमें जो नगद पुरस्कार है तो इसमें 15 लाख और साथ में ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। और कमला देवी जो चट्टोपाध्याय थी तो यह गांधीवादी महिला क्रांतिकारी थी और यह कर्नाटक जिले से संबंधित थी। तो इनके नाम पर इस पुरस्कार को रखा गया है और यह 2022 का पुरस्कार शेखर पाठक को दिया गया है। इसके बाद हमारे अगली न्यूज है, वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर। तो बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए कैनरा बैंक को सम्मानित किया गया, कैनरा बैंक को देने की घोषणा की गई है। तो 2022 में बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार कैनरा बैंक को दिया गया है। और इस सम्मेलन का जो आयोजन है तो 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके बाद हमारे अगली न्यूज है कि नॉइज ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विराट कोहली को। तो नॉइज ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विराट कोहली को। और यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाली कंपनी है, मेड इन इंडिया कंपनी है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई और इसके संस्थापक गौरव खत्री व अमित खत्री हैं। और इसका जो कंपनी का मुख्यालय है वह गुरुग्राम हरियाणा में है। तो कंपनी ने हाल ही में विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके बाद हमारे अगली न्यूज है कि जो नाबार्ड है तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं साजी केवी। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं साजी केवी। और नाबार्ड यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। तो यह राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड। और नाबार्ड जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और शीर्ष सहकारी बैंक के समग्र विनियमन के लिए शीर्ष एक नियामक निकाय है। तो नाबार्ड जो ग्रामीण स्तर पर जो ग्रामीण बैंक होते हैं या सहकारी बैंक हैं तो उनका विनियमन और नियामक क्या है, ये निकाय है। इसकी स्थापना की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई और इसका मुख्यालय बम्बई में है। तो महाराष्ट्र बम्बई में इसका मुख्यालय है और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। इसके बाद हमारी अगली न्यूज़ है कि टाइम मैगजीन द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और जो टाइम पत्रिका है तो अमेरिका की यह एक प्रतिष्ठित पत्रिका है और इसका जो प्रकाशन है तो साप्ताहिक इस पत्रिका का प्रकाशन होता है।
और यह जो मैगजीन है या पत्रिका है तो न्यूयॉर्क से यह निकलती है और इसकी स्थापना 1923 में हुई। तो एक प्रतिष्ठित पत्रिका है जिसने यूक्रेन के राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 का अवार्ड दिया है या सम्मानित किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख खबरें हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें राष्ट्रीय जो सांख्यिकी आयोग है तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदिका। तो राजीव लक्ष्मण करंदिका राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके बाद अगली खबर है कि चंद्रमा अंतरिक्ष यान चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। तो भाप के इंजन का सफलतापूर्वक जो प्रयोग किया है तो ये किया है जापान द्वारा। तो जापान द्वारा हाल ही में परीक्षण किया गया था। इसके बाद अगली खबर है कि दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। तो दिसंबर 2022 में अभी हाल ही में यूएनसी का जो अध्यक्ष है तो यह भारत को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि एनसीबीसी का नया अध्यक्ष बने हैं हंसराज गेगाराम। तो एनसीबीसी के नए अध्यक्ष बने हैं हंसराज गेगाराम। अगली न्यूज है कि तीसरा ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो टी20 वर्ल्ड कप होगा तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। इसके बाद अगली खबर है कि अभी 4 दिसंबर में नौसेना दिवस मनाया गया। तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। अभी हाल ही में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं सी अचलेंदु रेड्डी। तो जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं सी अचलेंदु रेड्डी। इसके बाद रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर है। तो रहने के लिए अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई हैं तो रहने के लिए विश्व का सबसे जो महंगा शहर है तो वह न्यूयॉर्क है। और 3 दिसंबर को हाल ही में अभी गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है कि विश्व मृदा दिवस। तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण दिवस हैं तो वह पूछे जाते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रकार की जो खबरें होती हैं वह भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो विश्व मृदा दिवस मनाया गया, ये 5 दिसंबर को मनाया गया। भारत की अध्यक्षता में G20 शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो भारत की अध्यक्षता में हाल ही में भारत को अध्यक्षता मिली है तो G20 शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया तो ये किया गया राजस्थान के उदयपुर में। तो उदयपुर में इसका अभी हाल ही में बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम खोला गया है हरिद्वार में, सॉरी हैदराबाद में। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम खोला गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो यानी जो एफडीआई है तो 100 अरब डॉलर एफडीआई प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश है। तो पहला देश बना है भारत। तो विश्व में 100 अरब डॉलर प्राप्त करने वाला पहला देश है भारत। नेक्स्ट है सशस्त्र झंडा दिवस। तो यह सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। तो 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन होगा। तो 12वां विश्व हिंदी जो सम्मेलन है तो उसका आयोजन फिजी में किया जाएगा। बांग्लादेश और भारत का 51वां मैत्री दिवस मनाया गया। तो बांग्लादेश और भारत का जो 51वां मैत्री दिवस है तो यह मनाया गया है अभी हाल ही में 6 दिसंबर को। तो बांग्लादेश भारत का मैत्री दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को। नेक्स्ट अभी एक योगेंद्र जो अलग हैं तो इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये संबंधित हैं अर्थशास्त्री से। तो ये एक अर्थशास्त्री थे जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट है कि भारोत्तोलन में विश्व चैंपियनशिप में अभी मीराबाई चानू द्वारा रजत पदक जीता गया है। तो विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है मीराबाई चानू द्वारा। नेक्स्ट है कि सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है। तो सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है 8 दिसंबर को। तो सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है 8 दिसंबर को। नाबार्ड के नए अध्यक्ष। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं साजी केवी। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं साजी केवी और 12 जुलाई नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं साजी केवी और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच एक नौसेना संगम अभ्यास का आयोजन किया गया और यह इसका 7वां संस्करण था और इसका आयोजन किया गया गोवा में। तो गोवा में भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच संगम अभ्यास प्रारंभ हुआ और ये इसका 7वां संस्करण था। इसके बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो कोच है तो इसमें बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है एम कानिरकर को। तो एम कानिरकर को बल्लेबाजी का नया कोच नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगली खबर है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम
इसके बाद अगली खबर है कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया। तो हाल ही में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित करने वाली विधानसभा कौन सी है? तो ये हमारे उत्तराखंड में। तो हाल ही में उत्तराखंड में हमारी विधानसभा द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक कानून को पारित किया गया है। तो ये था हमारा इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें सक्षम अकेडमी के साथ। धन्यवाद।